हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारी एक्सरसाइज, जो तुम्हारी कौन सी एक्सरसाइज है 2A एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए थे। और बाकी वाले पार्ट मैंने आपको दिए थे, आप लोग खुद करें। और बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन ऑफ कर्व ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वन पैरामीटर फैमिली निकालनी। देखिए इसमें वही तरीका है जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो थोड़े किस तरीके से करने हैं वो मैं बताऊंगा। पहला पार्ट इसका जो है वो एज इट इज़ जैसे पीछे किया हमने, दूसरा तीसरा सारे ऐसे ही हैं। लेकिन जो तीसरा पार्ट है ना ये वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है, तभी मैं ये पार्ट आपको करवा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखना। और बाकी वाले पार्ट जो है वो उसी तरीके से करने जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा पार्ट क्या है, कह रहा वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। एम इज़ अ रियल नंबर। कह रहा है इसका वन पैरामीटर फैमिली में बताओ। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से ही करता हूँ। गिवन ये है तो दिस सप्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 3y, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का है वो, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का है भाई, देखिए डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू क्या फॉर्म का है, ठीक है ना। तो वेयर पी इक्वल टू 3 एंड क्यू इक्वल टू दिस, तो हम लिख सकते हैं वेयर पी इक्वल टू 3 एंड क्यू इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब P भी पता लग गया, Q भी। अब क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेशन, तो e की पावर इंटीग्रेशन क्या है 3 dx। तो 3 कांस्टेंट है बाहर, तो dx की इंटीग्रेशन होती है x, तो e की पावर 3x इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा e की पावर 3x। ठीक है स्टूडेंट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो हम लिख सकते हैं हैंस the solution of differential equation is क्या हो जाएगा सोल्यूशन, y इंटू सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे निकालते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दिस इम्प्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर लिखूंगा मैं e की पावर 3x इक्वल टू क्यू की जगह पर, क्यू किसके बराबर है e की पावर mx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e की पावर 3x इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट। पीछे तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल इधर देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर mx प्लस 3dx। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए e की पावर इंटीग्रल ऑफ ए की पावर x इधर भी है इधर भी है, तो मैं लिख सकता हूँ m प्लस 3x बाहर ले लूँ इंटू डी एक्स। ठीक है ना स्टूडेंट, मतलब x बाहर ले लिया तो m प्लस 3dx हो गया। तो ये तुम्हारे पास आ गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे कैसे करना है, यहाँ से आगे थोड़ा डिफरेंट है तभी मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रूट बन गए, m रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, या तो 0 होगा तो फिर क्या होगा, अगर 0 नहीं होगा तो अदर देन 0 होगा तो तब वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर सपोज मान लेते हैं ये m प्लस 3 0 है, यहाँ से 2 केस बनेंगे। एक ये केस के मान लेते हैं m प्लस 3 0 है, और दूसरा केस ये बनेगा m प्लस 3 नॉन 0 है। ठीक है ना, क्योंकि m इज़ अ रियल नंबर है, तो रियल नंबर में यही होता है ना, या तो वो 0 होना चाहिए या नॉन 0 होना चाहिए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 केस हम लिख सकते हैं। नाउ 2 केसेस अराइजेज। फर्स्ट केस इज, केस क्या बनेगा कि व्हेन m प्लस 3 इक्वल टू 0, कि जब m प्लस 3 0 के बराबर होगा तो तब क्या होगा। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। अब देखिए केस फर्स्ट कह रहा है कि जब व्हेन m प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो m प्लस 3 0 का मतलब क्या है, m इक्वल टू माइनस 3। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वी हैव क्या मिलेगा, देखिए वी हैव e की पावर
m प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर m जब जीरो होगा तो m की वैल्यू क्या होगी -3, तो m की जगह पर -3 प्लस 3 तो जीरो हो जाएगा, मतलब e की पावर जीरो। तो e की पावर जीरो कितनी होती है 1। इट मीन्स जब m प्लस 3 जीरो होगा तो ये चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी। तो देयरफॉर या अम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, दिस अम्प्लाइज, फिर ये चीज़ किसके बराबर, ये था ना y इंटू ई की पावर, ठीक है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस अम्प्लाइज y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर आ गया e की पावर 0 1, तो 1 dx, तो सीधा dx लिख सकते हैं। दिस अम्प्लाइज y e की पावर 3x इक्वल टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, प्लस कांस्टेंट c भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे करना है, दिस अम्प्लाइज मैं क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड बाई e की पावर -3x के साथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करूंगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा e की पावर -3x के साथ, क्यों, क्योंकि ताकि ये इधर y बन जाए, ठीक है ना, y ही बच जाए आपके पास, तो y बचेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस अम्प्लाइज y इक्वल टू ई की पावर 3x मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा x अपॉन ई की पावर 3x प्लस सी अपॉन ई की पावर 3x, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि y का सोल्यूशन निकालना तो y को सेपरेट करना है। y इक्वल टू x, ये e की पावर 3x ऊपर जाएगी तो e की पावर -3x प्लस सी इंटू ई की पावर -3x, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब दिस सिंप्लाइज y इक्वल टू, देखो e की पावर -3x इधर भी है इधर भी है, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस सी और e की पावर -3x ले लूँगा कॉमन, तो ये बन गया सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो तब ये सोल्यूशन होगा। अब मैं कहता हूँ कि जब m प्लस 3 0 नहीं होगा तो तब क्या सोल्यूशन होता है, देखिए सेकंड केस क्या कहता है। अब देखिए सेकंड केस के व्हेन m प्लस 3 इज नॉन जीरो, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि m जो है अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि m जो है वो -3 के बराबर नहीं है, तो अगर नहीं है तो दिस इम्प्लाइज सोल्यूशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर m प्लस 3x dx, ये हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज y e की पावर 3x इक्वल टू, देखिए आप याद करो कि e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x, लेकिन जो उसका कोफिशिएंट होता है उसके साथ डिवाइड भी करते हैं, तो आ जाएगा e की पावर x की यही रहेगी m प्लस 3 इंटू एक्स और अपॉन में m प्लस 3, यही होती है इंटीग्रेशन भाई, और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अब देखिए जब ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये e की पावर 3x आगे जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है ना, तो जब डिवाइड में होगी या डिवाइड में, हाँ डिवाइड में हो जाएगी तो आ जाएगा y इक्वल टू, तो ये डिवाइड में होगी तो ऊपर ले जा सकते हैं इसको, तो मैं इसको लिखूँगा m प्लस 3x इंटू ई की पावर -3x अपॉन m प्लस 3 और प्लस c के साथ भी e की पावर -3x हो जाएगी, क्योंकि e की पावर 3x डिवाइड में चली जाएगी तो ऊपर हो, रिवर्स में पीछे बता चुका हूँ आपको, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए मैं इनको वापस ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर m को अंदर मल्टीप्लाई करो x के साथ, e की पावर mx इंटू ई की पावर 3x लिख सकता हूँ ऐसे भाई, को फर्क नहीं पड़ता, और साथ में इंटू ई की पावर -3x भी है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने के बाद उनको मैंने खोल दिया पावर को, और नीचे आ गया m प्लस 3 और प्लस सी ई की पावर -3x। अब यहाँ से देखिए ये 3x और -3x 0, ई की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा e की पावर mx अपॉन m प्लस 3 प्लस सी ई की पावर -3x, तो ये तुम्हारा y निकल गया, ठीक है, जब m प्लस 3 नॉन जीरो होगा। तो अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। देखो दो केस बने थे, दो केस से आपके पास ये रिजल्ट आया। अब इन दोनों केस को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो तुम्हारा सोल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे थस, तो अब लिखेंगे थस the solution of given differential equation is, तो सोल्यूशन क्या तुम्हारा आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू, एक सोल्यूशन आया आपके पास पहले वाला x प्लस सी इंटू ई की पावर -3x, जब क्या था m जो है वो -3 था, और दूसरा सोल्यूशन ये आया e की पावर
एम एक्स अपॉन एम प्लस थ्री प्लस सी ई की पावर माइनस थ्री एक्स, जब एम अदरवाइज था, मतलब एम नॉन जीरो था, हम लिख सकते हैं अदरवाइज। ये आप 10th में 12th में पढ़ते आए हो किस तरीके से। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस तरीके से पैरामीटर ऑफ फैमिली हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब बाकी वाले क्वेश्चन पार्ट सारे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डी वाई अपॉन डी एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो ये वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। पी वाई प्लस क्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। बस इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना तो सोल्यूशन निकालना, ठीक है। इसमें कोई लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा ही सारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उसमें भी बोल रहा है फाइंड अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी सॉल्यूशन निकालनी है, लेकिन इसी तरीके से जैसे हम करते आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट को मैं थोड़ा सा एवेलुएट कर देता हूँ, बाकी आप आगे खुद करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है। तो 5 आई होप आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वैसा ही करना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। थोड़ा ये सन की क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आप आगे खुद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम। तो दिस सिंपलाइज मैं इसको लिख सकता हूँ, वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू आ जाएगा टेन एक्स माइनस वाई, ठीक। तो दिस सिंपलाइज मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। मैं क्योंकि डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स को अलग करना है, क्योंकि उस फॉर्म की बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स को आगे ले जाऊँगा। जब इधर मल्टीप्लाई में तो आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास ऐसा आ जाएगा टेन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टेन एक्स माइनस वाई इंटू वन अपॉन कॉस, मतलब अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू वन अपॉन लिख सकता हूँ ना, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वही बात है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाता है तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इंटू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब जब यहाँ तक आया तो अब सेक स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो आ जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, माइनस वाई का वाई और साथ में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखिए दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, ये माइनस का वाई सेक स्क्वायर एक्स पीछे आ जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई और इक्वल टू इधर आ जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए ये एक फॉर्म बन गया आपके पास, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स है और q की जगह पर ये है। तो आई होप आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। आप लिख सकते हो कि वेयर दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म, जैसे मैंने पीछे कराया कि डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और वेयर p इक्वल टू पी की जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और q की जगह पर आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो फिर सॉल्यूशन निकालना है, जैसे हम पीछे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में करते आए हैं। तो आई होप आप इसके आगे कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लोगे। जो नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे रिप्लाई कर देना, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, कहाँ गई बुक आपकी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सारे का सारे पार्ट जो है इसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हम पहले से लेकर तीसरे चौथे क्वेश्चन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये थोड़ा है, इसमें है जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो ये भी वैसे ही करना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 9 भी वैसे ही, 8 को चलो छोड़ो, 8 को मैं खुद करवाऊँगा। 9 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, 11 भी वैसे ही है, 12 भी ऐसे ही है, 13 भी वैसे है और 14 भी वैसे ही है। ये सारे क्वेश्चन आगे एक ही जैसे हैं, लेकिन आप ट्राई करना इन क्वेश्चन, बाकी वाले क्वेश्चन को, अगर जो नहीं होगा वो मुझे रिप्लाई करना, ठीक है ना। हाँ मैं देखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाने की कोशिश करूंगा 8 क्वेश्चन भी, और भी आगे वाले आप खुद बताना मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं आपको फोटो भेजूंगा, जो नहीं होगा वो मुझे कल के लेक्चर के बाद मुझे रिप्लाई कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुए, ताकि हम
नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चन को भी कवर करें, फिर ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो आई होप जितना पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। जिस चीज़ को समझ आई तो रिप्लाई करना, ना आई तब भी रिप्लाई करना। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।